बहुत इनिशियल डेज में मुझे ये सीखने को मिला था कि कभी भी अपने आइडिया के साथ ना इमोशनली अटैच नहीं होना है। ठीक है, अटैचमेंट होनी चाहिए। आप ऑब्वियसली आप किसी भी ब्रांड को आप नर्चर कर रहे हो, ठीक है। मेरे लिए किड भी एक बच्चे की तरह है, कि मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ फादर ऑफ किड भी, तो मैं बहुत ही मतलब नर्चरिंग के साथ उसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मुझे इमोशनली अटैच नहीं होना है। कोई भी अगर मुझे एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, टफ डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ता है। जैसे मैंने स्मार्ट स्टोर के साथ पिवट करा किडनी में, और वो डिसीजन हमारा बहुत ही मतलब एक वाइज डिसीजन था, कि हमने बहुत करेक्टली टाइम पे हमने वो डिसीजन लिया कि हमें पिवट करना चाहिए। तो पहले अगर मैं हर स्टार्टअप फाउंडर्स को, अर्ली स्टेज फाउंडर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बेच करना चाहते हो, अगर आप उसके थ्रू जाते हो, तो आप पहले से अपने मेंटली रेडी रहो कि आपको 100 से 200 इन्वेस्टर को आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। So, hello everyone. Today's podcast is really special. Today we have Swapnil Srivastav, founder of Kidvia brand. So, we will go deep dive into what is Kidvia, how it's going to impact people, and all. So, first of all, thank you so much, Swapnil, for joining me. So, first of all, tell us about what is Kidvia and what it does. Okay. Hi everyone. Thanks Surya for having me here. And Kidby is basically a sustainable kidswear brand where we are making a line of clothing for young parents to the children. So we are basically providing a line of clothing which provides comfortable and skin-friendly clothes to the children. Right. Our aim is to provide a hassle-free parenting life to young parents. Right. So we are basically creating a sustainable line of clothing. So our products are completely certified organic, right? And we are using a kind of fabric which is made of bamboo plant, which is the softest fabric of the planet. So I mean that's our USP as of now. And we are currently present in across the country in India, and we are also selling over Dubai as well. So that's all about Kidby. Yeah. Fantastic. So, let's talk about backstory. इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इस पे काम करते हैं? सो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और मैं अपने दो कॉलेज मेट्स के साथ स्टार्टअप्स में काफी मतलब इंटरेस्ट रखता था। तो मैंने काफी स्टार्ट करा कि क्या करना चाहिए, किस फील्ड में करना चाहिए। तो हमने कॉलेज हमारा 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद ही हमने एक स्टार्टअप अपना स्टार्ट करा स्मार्ट्सवेयर का। तो उसमें हम टेक अपैरल कंपनी थी स्मार्ट्सवेयर, जिसमें हम एनएफसी बेस्ड स्मार्ट शर्ट्स बनाते थे, जो इंडिया का पहला स्मार्ट शर्ट था जिसमें आप बेसिकली एनएफसी चिप हम शर्ट हैंड के कफ में वो कर देते, हैंडल कर देते शर्ट्स के। तो उसमें आप लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी लाइव लोकेशन जस्ट बाय अ सिंगल टैप, आप अपने हैंड कफ पे टैप टैप करोगे फोन को अपने, तो आपका लाइव लोकेशन आपके पेरेंट के साथ शेयर हो जाएगा। तो वो बेसिकली वुमेन सेफ्टी के लिए हमने बनाया था। तो उस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च कराया अराउंड 2019 में, एंड वी डिड वेल। उसके बाद फिर हमने उसको स्केल करने की कोशिश करी। हमने अराउंड 1000+ इन्वेस्टर से कनेक्ट करा, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट करा। बट वो किक नहीं मिला कि इस प्रोडक्ट को हम बहुत लार्ज लेवल पे ले जा सकते हैं। द रीजन बीइंग कि इंडियन मार्केट बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स मार्केट है, राइट। जिसने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया वो कहीं भी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। बट हमारे साथ क्या था कि हमें फीडबैक्स मिले कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अहेड ऑफ टाइम है अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे कि कहीं करंट तो नहीं लगेगा इस शर्ट को पहन के, कहीं कुछ शॉक तो नहीं लगेगा। जबकि हमारा शर्ट कम्प्लीटली बैटरी लेस था, ठीक है। पहला ऐसा स्मार्ट डिवाइस था जो बैटरी लेस था, वो कम्प्लीटली आयरनेबल था, वॉशेबल था। बेसिकली एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू आप अपने फोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना डिजिटल वे में डेटा शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, राइट। तो ये सारी फीचरों के लिए हमने बनाया था। उस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया था, तो मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू हमने उसे जनरेट करा ये में, कि हम इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाए, राइट। उसके बाद फिर हम कोविड आया। कोविड के टाइम पे फिर अनलाइक अदर बिजनेसेस हमारा भी बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर हुआ, राइट। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा एक थॉरो मार्केट रिसर्च करा। उसमें हमने ये देखा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, और इंडिया में आप बिल्कुल मतलब दुनिया से हटके आप कुछ अगर ट्राई करना चाहते हो ना, तो उसको प्रूव करने में मे भी हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। स्टार्टअप क्योंकि ऐसा है कि आप रैपिड ग्रोथ करना चाहते हो, स्टार्टअप में आप बिल्कुल सस्टेन करके ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर उठाने के लिए आप बूट स्टेप स्टार्टअप हो, राइट। तो अगर आप बूट स्टेप हो तो आप धीरे धीरे ठीक है सस्टेन करते हुए ग्रो करो, चलता है। बट अगर आप स्टार्टअप हो तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्मेंस और ज्यादा देना है, राइट। और फिर True. कंपटीशन भी इतना हो जाता है सेम इंडस्ट्री में कि आपको बहुत तेजी से ग्रो करना होता है। तो इसलिए फिर हमने देखा कि कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें हम रैपिडली ग्रो कर सकते हैं,
और जिसमें बहुत डिमांड है। तो उसमें हमें किड्स वेयर का मार्केट पता चला। किड्स वेयर में क्या है कि हर दिन 67,385 किड्स आर बोर्न इन इंडिया, राइट। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए। अभी अराउंड 16.5 बिलियन का मार्केट है इंडिया का किड्स वेयर का। तो उसमें हमने वो गैप, पहली बात सर्च करने की कोशिश करी कि उसमें क्या गैप है किड्स में, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड मार्केट है जिसमें हर एक दूसरा ब्रांड आज इंस्टाग्राम पे कपड़े बेच रहा है बच्चों के, ठीक है। तो बहुत ही मतलब टाइप से आप कह सकते हो क्लटर्ड मार्केट है। उसमें हमें घुसना था, उसमें हमें सेधमारी कर दी थी। तो उसमें हमारा ये था कि हम कुछ अलग अगर ऑफर कर सकते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हम हमारे तीन को फाउंडर्स है। मैं हूँ और हमारे दो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हुसैन और अमन। तो हम तीनों अभी बैचलर्स है, राइट। तो हमें कोई भी मतलब पेरेंटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। बच्चे को क्या चाहिए होता है, क्या उसके पेन पॉइंट्स होते हैं, यंग पेरेंट के लिए क्या पेन पॉइंट्स है। तो हमने अपना जब रिसर्च करना स्टार्ट करा तो उस टाइम पे हमें समझ में आया कि हमें मदर्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हम यंग पेरेंट्स से इंटरेक्ट करा, हमें अराउंड 100+ पेरेंट्स हमने इंटरेक्ट करा पर्सनली, वन टू वन, कि उनके क्या पेन पॉइंट्स है, क्यों उनको अदर ब्रांड्स पे स्विच कर रहे हैं। जैसे कि कितने कितने ब्रांड्स को के साथ लॉयल है वो, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो मार्केट में देखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वहाँ पे एक चीजें समझते हैं कि आजकल जो यंग पेरेंट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के प्रति मतलब बहुत ज्यादा वो है, अट्रैक्टेड है कि ऑर्गेनिक होता है। क्योंकि बच्चे ना अपनी बच्चों के लिए, अरे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन एंटी बहुत ही सुपर फ्रेजाइल होती है, बहुत सुपर सेंसिटिव स्किन होती है। तो उसपे क्या होता है कि आपको बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए। उससे क्या होता है कि रैशेस नहीं होते, ठीक है, और बच्चे बच्चे की स्किन कम्प्लीटली हेल्दी रहती है, जर्म्स फ्री होती है। तो हमने ये एनालाइज करा कि ऑर्गेनिक क्लोथ्स वाले सेगमेंट में हम कुछ कर सकते हैं, राइट। तो उसमें फिर क्या था कि ऑर्गेनिक की आपकी अगर आप देखोगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस क्रिएट करने की अभी भी जरूरत है। मतलब कि अब यंग पेरेंट्स है वो तो काफी लाइक लिटरेट लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अवेयरनेस काफी चीजों की है। बट अभी भी अगर आप जाओगे टायर 3 टायर 4 सिटीज में, तो वहां पे लोग कॉटन, क्योंकि कॉटन ऐसा वर्ड है जो इंडिया में बहुत चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट वो देखने जाते हैं, भले ही उसमें पॉलिस्टर भी हो तो पूछते हैं कि अच्छा कॉटन 100% कॉटन है, हाँ चलेगा, राइट। तो वहां पे आपको एक ऑर्गेनिक स्पेस में अपना ब्रांड बनाना वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क था। तो हमने उन सब टास्क को लाइक अकम्प्लिश करा। फिर हमने बैम्बू फाइबर का हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा। बैम्बू का पता चला कि दुनिया का सबसे सॉफ्ट कपड़ा माना जाता है। एंड ट्रस्ट में, वाला से दिस लाइक बैम्बू इज द सॉफ्टेस्ट फैब्रिक ऑफ द प्लेनेट। मतलब उससे बेटर अगर आपको फैब्रिक, मतलब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनवाए अल्टीमेट। मतलब उसका क्या रिस्पॉन्स है ना, उसमें आप गर्मी में टेम्परेचर रेगुलेटिंग होता है कि गर्मी में आपको ठंड लगेगी, ठंड में आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। उसके फैब्रिक के अंदर वो इनबिल्ट फीचर होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होता है बैम्बू फैब्रिक। उसके बाद एंटी अडर होते हैं, मतलब उसमें कोई आपको बैड स्मेल या स्टिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स के साथ फिर हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा था अराउंड जनवरी 2021 में। उस टाइम पे हमने फिर 100 मदर्स को भेजा अपने प्रोडक्ट्स, उसके बाद उनके साथ फीडबैक लिए। बेसिकली वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था मार्केट को टेस्ट करने के लिए, क्या डिमांड है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं। तो उन सारे फीडबैक्स को लेके थोड़े बहुत डिजाइनिंग में फीडबैक्स आए कि हाँ थोड़ा सा यूरोपियन डिजाइन में हम चले गए, थोड़ा इंडियन टच लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो सारे फीडबैक्स को लेके फिर हमने किडबी पे काम करा और अक्टूबर 2021 में हमने किडबी लॉन्च करा था। तो अब तक अराउंड मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं। तो अभी हमारा 1 करोड़ से भी ज्यादा मंथली का सेल्स है, ठीक है। अभी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, अभी हमारे ब्रांड पे ऑलमोस्ट 10+ इन्वेस्टर्स है, जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम है लाइक एजिलिटी वेंचर्स, बहुत बड़ा नाम है अपने उसमें इंडियन मार्केट में। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के हमारे टेक्सटाइल चेयरमैन है महेश आडवाणी, वो हमारे के इन्वेस्टर है। उसके बाद और भी काफी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हमारे विजन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे एक ही विजन है कि किडनी को हर घर तक पहुंचाना है, राइट, टू मेक इट अ हाउस होल्ड ब्रांड ऑफ इंडिया। सो फॉर दैट वी आर वर्किंग ऑन ओके, सच एन इंस्पायरिंग जर्नी। और आप आगे भी काफी अच्छा ग्रो करोगे। सो ये बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, मोहम्मद एंड अमन, टू कोलैबोरेट टुगेदर ऑन दिस वेंचर। लाइक आप लोग तो दोस्त तो थे, फिर आपको मतलब ये कैसे हुआ कि किडबिया, पहले तो नाम कैसे सोचा कि किडबिया रखते हैं, और फिर साथ में कैसे आए? सी। हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स का क्या था कि हम कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स थे, ठीक है। आई गेस 8 से 9 साल हो गए वो फाउंडर्स को। तो हमारा ये था कि हम सेम हॉस्टल मेट्स थे, सेम बैचमेट्स थे, ठीक है। मतलब सारी चीजें साथ में हम घूमते फिरते थे, ठीक है। तो एक बहुत एक मोर देन फैमिली वाला बॉन्ड था, ठीक है। लाइक वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। तो हमारा ये था कि कुछ तो अपना स्टार्ट करना है। इवन दो वी वर प्लेस्ड इन गुड कंपनी, मेरे पास 3 ऑफर लेटर्स थे, बाकी मेरे दोनों को फाउंडर्स के पास ऑफर लेटर्स थे, बट हमने चूज करा कि हमें स्टार्टअप इंडस्ट्री में जाना है।
तो हमारा ये था कि मतलब स्टार्टिंग से भी कुछ अपना करेंगे, कुछ अलग करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम कुछ वैल्यू ऐड क्रिएट कर सकें लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो उस टाइम पे था कि बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हमने स्टार्ट कर दिया किडबी का। बाकी देखिए, थॉट आपके डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि 3 बंदे हैं हम, तो हम वोटिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज किसी भी एक डिसीजन में, क्योंकि ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, कभी भी आपके थॉट्स, किसी भी डिफरेंट लोगों के थॉट्स कभी सिमिलर नहीं होते, ठीक है। सेम नहीं हो उसमें आपके डिफरेंसेस होते ही है। तो उसमें आप क्या करते हो कि वोटिंग कर लेते हो, ठीक है, कि ठीक है जिसके ज्यादा वोट है वो अपना उस डिसीजन को फिर हम एग्री कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप बिजनेस पार्टनर चूज करते हो ना, तो वो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली किसी के एक ऑन्टरप्रनोर का, फेमस ऑन्टरप्रनोर का ट्वीट पढ़ रहा था। तो मैंने उनको यही बोला कि चूजिंग अ लाइफ पार्टनर इज इवन इजियर दीज डेज, राइट, रेदर देन चूजिंग अ बिजनेस पार्टनर। तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अंटिल अनलेस आप लोगों के बीच में अगर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिजनेस, अपने बिजनेस पार्टनर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बट हाँ, फेथ होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ डिसीजन आप उसको देते हो तो वो उस पर फुलफिल कर देगा, ठीक है। हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हमने फाउंडर बन के स्टार्ट करा स्टार्टअप, एंड सो फार वी आर डूइंग वेरी गुड। उसके बाद किडबिया का नाम अगर देखें तो किडबिया, काफी लोग बोलते हैं किडबिया, बट एक्चुअली इट्स किडबी। तो इसके लिए क्या था कि हमने ना करीब करीब 10 ब्रांड्स के नाम हमने सोचे थे, ठीक है। हमारी टीम थी पूरी, हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनके साथ भी हमने मिलकर ये पूरा नाम शॉर्टलिस्ट करा था। फिर हमने लिंक्डइन पे पोलिंग करा, उसमें देखा कि कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, पहली बार तो बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, वो काफी लर्निंग वाला था, कि हमने 2 नाम हमने सेलेक्ट करे थे। उसका मुझे डोमेन याद नहीं है, बट उसका हमने लिंक्डइन में पोल करा, और डोमेन खरीदने से पहले ही तो उसको किसी ने पहले से ही खरीद लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। जब हमने देखा उस पर ज्यादा वो आ गए, तो जब रजिस्टर करने के लिए देखा तो उस पर किसी और ने पहले से खरीद लिया था, ठीक है। तो वहां से फिर एक लर्निंग मिली कि अच्छा, अब जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे वो सारे डोमेन्स पहले हमें खरीदने पड़ेंगे, फिर हम पोलिंग करेंगे लिंक्डइन पे या कहीं और प्लेटफॉर्म पे, यहाँ कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमने किड भी था और एक और BB.in था, तो हमने उन दोनों डोमेन्स को खरीदा, ठीक है, उनके बीच में पोलिंग कराई। तो बहुत काफी क्लोज एक वो था, वोटिंग कॉम्पिटिशन था। तो उसमें बीबी को 49% मिला था और किडबी को 51%। तो फिर हमने किडबी नाम से इसमें स्टार्ट करा, और बहुत अच्छा नाम है, आई मीन किडबी, लेट द किड्स बी, राइट। तो बहुत अच्छा नाम है कि आप बच्चों को जैसे फील करते हैं बिल्कुल फ्री माइंड से उनको रहने दो, राइट। तो ये हमारा ब्रांड का मोटिव है। ट्रू, और मैसेज भी काफी सॉलिड है। जी। तो ओके, सो लाइक मुझे और थोड़ा ब्रेक थ्रू करना है। लाइक आइडिएशन इज इजी बट एग्जीक्यूशन इज हार्ड। सो हाउ डू यू नो दिस आइडिया इज सुटेबल फॉर मार्केट फिट और नॉट, एंड ऑल्सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लाइक आइडिया के बाद क्या स्टेप होता है? अगर कोई देख रहा है तो अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसके बाद वो क्या करे? देखिए, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बीच में कि आजकल आइडिया क्या है, कि आइडिया इज काइंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड टू थिंक समथिंग। तो आइडिया लाना मतलब, आइडिया तो आजकल चलते फिरते हर किसी के पास होता है, ठीक है। बहुत आपने सही बात कही कि आइडिएशन इज वेरी इजी, आई मीन एग्जीक्यूशन इज डैम 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 डिफिकल्ट, राइट। तो ट्रू। एजुकेशन के लिए क्या करना होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उस पर सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर वो पैशन है, उस आइडिया को आपको प्रोडक्ट तक लेके जाना है या मार्केट तक लेके जाना है, तो उसको पहले सबसे पहले आप क्या करोगे कि उस आइडिया से आप ये देखोगे कि प्रॉब्लम क्या आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और सॉल्यूशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि वो सॉल्यूशन क्या कोई और बंदा प्रोवाइड कर रहा है सेम प्रॉब्लम के लिए। अगर कर रहा है तो किस टाइप की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आइडिएशन हो गया, उसके बाद फिर आप चेक करोगे कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन क्या है, कि किस चीज को लेके आप वो आइडिया लेके आए हो और कैसे आप उसको सोल्यूशन में प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप करते हो मार्केट रिसर्च, कि आपको मार्केट में आपको इस आइडिया के बेसिस पे क्या दिख रहा है, कि कितना मतलब बड़ा मार्केट है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कितना बड़ा मार्केट है, कितना स्केलेबल मार्केट है, कि आप देखोगे कि अगर बहुत सारे मार्केट से बहुत फ्लडेड मार्केट है, उसमें अगर आप कहीं लाइक कुछ भी अगर लॉन्च करेंगे, जैसे मैं किड्स की बात कर रहा था, बहुत फ्लडेड मार्केट है, तो अगर मैं कुछ भी लॉन्च करता हूँ तो मुझे बहुत ही हैवी कॉम्पिटिशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें भी आप ट्रू। देख सकते हो कि आप अगर थॉरो मार्केट रिसर्च करते हो, तो आपको समझ में आएगी कहीं ना कहीं हर मार्केट में एक छोटा सा गैप आपको मिल जाएगा, आपको उस गैप को पकड़ के फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हमने पकड़ा कि ऑर्गेनिक किचन में हमें एक गैप मिलेगा कि बैम्बू कोई नहीं यूज कर रहा, तो हमारे पास वो पहला मूवर एडवांटेज था कि हम बैम्बू फैब्रिक के साथ पिक्चर में लॉन्च करा लें।
आज के डेट में हमारे 1 साल के अंदर, आज के डेट में 20 से ज्यादा कॉपी कैट्स आ गए हैं बैम्बू का, जो किड्सवेयर में कर रहे हैं, ठीक है। बट उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज सिर्फ किडबी के पास था। तो ये चीज आप पहले हाईलाइट कर सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है, कितनी कैपेबिलिटी है उसको ग्रो करने की। उसके बाद आप देखो कि कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपको क्या गैप दिखने को मिल रहा है, उस गैप में फिर आप काम करो, ठीक है। मार्केट हो गया, उसके बाद मार्केट रिसर्च आप कर लेते हो, उसके बाद फिर आप अपना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करो, एमवीपी लॉन्च करो। एमवीपी लॉन्च करके उसके बाद आप, मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपको भी 50 बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 50 कस्टमर्स को भी अगर आप भेज भेज देते हो, इन्फ्लुएंसर्स को भेज दो, ठीक है। आज के डेट में तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्रेज है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स को भेज दो, उनके साथ फीडबैक लो, या बिल्कुल टिपिकल कस्टमर है जो, उनको भेजो, उनके साथ फीडबैक लो, कि आप अपने जेन्युइन फीडबैक शेयर करो कि प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या फीडबैक है आपका, कैसा आपका एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट यूज करने का, ठीक है। तो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, उसके बाद जब उनकी वैलिडेशन आ जाए कि हाँ, आपको लगे कि अच्छा, ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट के लिए परफेक्ट है, कस्टमर्स का फीडबैक अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको उनके थ्रू गुजरना ही गुजरना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में आइडिया है, आपने तुरंत अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और मार्केट पे आप चले गए बेचने, ठीक है। आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में, क्योंकि देखो, अगर मैं, मेरा कोई आइडिया है तो मुझे लगता है कि यार बहुत दम होगा इसमें, ठीक है। बट क्या पता वो आपको पसंद आए, क्या पता मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो आपके लिए सुटेबल ना हो, ठीक है। तो अपने साथ एक हमें ये भी इनिशियल डेज में, क्योंकि मुझे तो काफी टाइम हो गए एंटरप्रेन्योरियल करियर में, बहुत इनिशियल डेज में मुझे ये सीखने को मिला था कि कभी भी अपने आइडिया के साथ ना इमोशनली अटैच नहीं होना है। ठीक है, अटैचमेंट होनी चाहिए आपको, ऑब्वियसली आप किसी भी ब्रांड को आप नर्चर कर रहे हो, ठीक है। मेरे लिए किड भी एक बच्चे की तरह है, कि मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ फादर ऑफ किड भी, तो मैं बहुत ही मतलब नर्चरिंग के साथ उसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मुझे इमोशनली अटैच नहीं होना है। कोई भी अगर मुझे एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, टफ डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ता है। जैसे मैंने स्मार्ट स्वर के साथ पिवट करा किडली में, और वो डिसीजन हमारा बहुत ही मतलब एक वाइज डिसीजन था, कि हमने बहुत करेक्ट टाइम पे हमने वो डिसीजन लिया कि हमें पिवट करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप्स में पिवट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे, किस मोमेंट पे आपको कहाँ पिवट करना है और किस चीज में पिवट करना है, राइट। ये बेसिक बहुत प्रिंसिपल्स है, इसको आपको समझ के चलना होता है, जिसको आपको लेके चलना होता है। तो इनके थ्रू अगर आप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आप देखो, अगर सीढ़ियां चढ़ते तो आप एक के बाद सीधी ऊपर वाली 4 सीढ़ियों के बाद छलांग नहीं लगाते, तो हर सीढ़ियों का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उसकी पहले मार्केट रिसर्च करो, फिर एमवीपी लॉन्च करो, कस्टमर से फीडबैक लो, उसके बाद फिर आप एक फाइनल प्रोडक्ट उसमें लॉन्च करो, राइट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स। हम्म। तो केवल सोचने जी, से तो नहीं होता, मार्केट में तो आपको उतरना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक पोस्ट डाला था, अ, आपने एक पोस्ट डाला था कि किसी इन्वेस्टर ने आपको कहा कि 10-15 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और आपने 1 करोड़ पर मंथ की रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया। तो वो स्टोरी क्या थी, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। जी, तो एक्चुअली ये अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट लिखा था शायद लिंक्डइन पे। तो इसके पीछे ये था कि इन्वेस्टर्स को तो देखो हमने बहुत पिच करा है, ठीक है। आई मीन मोर देन 1000 इन्वेस्टर्स को हमने स्मार्ट के टाइम में पिच करा था। अगर आप जानते हो कि केंड्रा स्कॉट करके एक यूएस शार्क टैंक की जज है, ठीक है, हम उन तक भी पहुंचे। आई मीन हमने इंस्टाग्राम या कोल्ड ईमेलिंग की तुलना, उनको भी हमने डीएम करा है, ठीक है। उनके थ्रू रिस्पॉन्स भी आया है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए भी, कि उनकी तरफ से फीडबैक मिला, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर है, इंडियन इन्वेस्टर ही है, एंजल इन्वेस्टर है। आई मीन 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने। मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ओके। बट हाँ, उनका फीडबैक था कि मार्केट बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत क्लटर्ड मार्केट है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपको कुचल देंगे, आप इसमें बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पाओगे, ठीक है, आप 10 से 15 लाख रुपए लेके घर चले जाओगे, कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये सारे फीडबैक्स मिले थे। बट ठीक है, हमने हर फीडबैक को एक लर्निंग की तरह लिया है, ठीक है। तो उसके थ्रू था कि ठीक है, हमने फीडबैक लिया, हम वहां से आ गए। उसके बाद भी फिर हमने मार्केट से जैसे ही वो फीडबैक लिया, इन्वेस्टर से मिले, हमारी मीटिंग हुई, सारे फीडबैक्स लिए, हम वापस आए। उसके बाद फिर हमें दुबई के इन्वेस्टर से ऑफर आया, तो हमने रिसेंटली 1 करोड़ का राउंड क्लोज करा था। मैंने 2022 में राउंड क्लोज करा था। हाँ, इन्वेस्टर से रिजेक्शन के बाद आया, फिर हम बाहर भी और भी इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे थे, तो उनके थ्रू हमें 1 करोड़ का ऑफर आया दुबई इन्वेस्टर्स के, ठीक है। रिसेंटली हम दुबई गए थे एक जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट में, इंडिया को रिप्रेजेंट करने एज ए सस्टेनेबल किड्स ब्रांड। तो वहां पर फिर हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला, बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। तो वही है कि अगर आपको देखो, अगर आप 1000 इन्वेस्टर्स को अगर आप पिच करने जाते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पिच करने जा रहे हो, तो आप रेडी रहो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। आप, मेरा ये काम था कि मेरा और मेरे पार्टनर हुसैन का ये काम था कि हम दोनों मतलब इन्वेस्टर्स को पिच करते थे, ठीक है। तो हमारा ये था कि बहुत फीडबैक्स आते थे, बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी आते थे।
तो पहले अगर मैं हर स्टार्टअप फाउंडर्स को, अर्ली स्टेज फाउंडर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप रेज करना चाहते हो, अगर आप उसके थ्रू जाते हो, तो आप पहले से अपने मेंटली रेडी रहो कि आपको 100 से 200 इन्वेस्टर्स तो आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपको उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपको 10 इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि अरे यार मैं क्या ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, जो भी फीडबैक मिले उसको इम्प्रूव करो। हर इन्वेस्टर से पूछो कि आपको क्या फीडबैक देते हैं वो, कहाँ कमी है उनके, आपके पिच डेक में क्या कमी है, ठीक है। उनसे फीडबैक लो। जो भी रिजेक्ट करते हैं लास्ट में आप उनसे 5 मिनट लो कि आप क्या क्या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो, आप वो लो, ठीक है, वो नोट करो। उसके बाद फिर अगले पिच में उसको थोड़ा इंप्रूव करो। तो ये चीजें इनिशियल लेवल्स में हमने बहुत करी, स्मार्ट स्पीड के टाइम पे हमने बहुत करी, जो किडबी में हमें हेल्प हुआ, क्योंकि किडबी में हमने पहले इन्वेस्टर्स को पिच करा, पहले इन्वेस्टर हमने ऑनबोर्ड करा, ठीक है। तो वो पहला पिच था जो हमारा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद फिर हमने और भी इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करा। आई मीन अभी तो हमारे कैप टेबल पे अराउंड 10 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं और सारे ही बड़े नाम है। दिविज बजाज को जानते होंगे आप, पावर बजाज के फाउंडर है। फिर हम्म। फायर चेन एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके चीफ डिजिटल ऑफिसर है नितिन बाबू, वो हमारे बहुत अर्ली सपोर्टर है। मतलब फिर भी जब प्री रेवेन्यू स्टेज पे था तभी से वो हमें बैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में किडबी एक ऐसा ब्रांड है जिसने डी टू सी ब्रांड आप कह सकते हो कि जिसने प्री रेवेन्यू स्टेज पे भी इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड करे, ठीक है, फंड रेज करा। क्योंकि प्री रेवेन्यू स्टेज पे प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड में ना कोई पैसा डालता नहीं है। सर्विस बेस्ड में तो सब डाले थे कि ठीक है आइडिया है, सर्विस बेस्ड है, कुछ बहुत ही तगड़ा चीज है, इस पे कर सकते हैं। बट प्रोडक्ट बेस्ड पे हर किसी को रेवेन्यू चाहिए होता है। तो किडबी एक ऐसा ब्रांड था, डी टू सी ब्रांड, जिसमें इन्वेस्टर्स प्री रेवेन्यू स्टेज पे भी ऑनबोर्ड हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एम्पावर करती है, बहुत सारे लेसन्स देती है कि आपको हमेशा रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको उससे क्या सीखने को मिलता है, आगे उसको आप इम्प्रूव क्या कर सकते हो, वो देखना चाहिए। आज भी काफी इन्वेस्टर्स है जो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने तो किडबी में इन्वेस्ट नहीं करा। हमें बहुत कॉल्स आते हैं कि ठीक है अभी कोई राउंड ओपन करोगे क्या, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। इवन बहुत बड़े बड़े वेंचर से भी ऑफर आते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वेंचर बहुत बड़ा अपने आप में नाम है, उनके काफी कॉल्स आते हैं कि ठीक है वी वांट टू पुट सम चेक इन योर कंपनी। बट वही है कि जब राउंड ओपन होता है देन वी मोस्ट वेलकम टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीजें होती हैं। जी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे आपकी बात सुन के वो याद आ रहा था, मैंने अभी टीवीएफ का देखा था, तो उसमें बोलता है हम पिचर्स हैं। बिल्कुल तो आपने बोला कि पिच आपको करना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। okay, my next question is for new parents, it's hard to trust a new brand, especially when they buy something for their kid. So how did Kidvia build that trust with the consumers? Also in general, how to make customer trust for your brand? सी बहुत ही अच्छा सवाल है कि नए ब्रांड्स के लिए ना ट्रस्ट गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक आप कह सकते हो कि बहुत टाइम टेकिंग चीजें हैं ये। तो हमारा ये है कि मेरा मतलब इनिशियल डेज से ही हमारा ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है किडबी को लेके कि हम अपने हर एक सिंगल कस्टमर से ना हर फ्राइडे को कॉल रखते हैं। इवन हम फाउंडर्स बात करते हैं, ठीक है, हमारी एक सपोर्ट टीम है वो बात करती है, वो तो डेली बात करती है, 24/7 बात करती है। बट वी एज अ फाउंडर अपने फ्राइडे को आधा घंटा 1 घंटा हम देते हैं जिसमें हम सिर्फ कस्टमर से कॉल करते हैं, जो भी हमारे किडबी के कस्टमर्स हैं। उनको इससे क्या होता है ना कि जब आप एक फाउंडर किसी कंपनी का आप अपने कस्टमर से बात करते हो तो उनको एक कॉन्फिडेंस फील मिलता है, ठीक है, एक अपनी फीलिंग आती है कि अपनापन लगता है कि ठीक है हमारा फाउंडर, किसी भी ब्रांड का फाउंडर कस्टमर से पर्सनली एंगेज कर रहा है, ठीक है। तो हम उस पूरे कॉन्सेप्ट में ना हम ये चाहते हैं कि हम एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करें अपने कंज्यूमर्स के साथ। क्योंकि देखोगे आप तो जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो न्यूबॉर्न से लेके एक 15 साल तक के बच्चे की जो एज जर्नी होती है ना, ग्रोथ की जर्नी होती है, उसमें कुछ बहुत ही लॉयल ब्रांड्स होते हैं जिसपे कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, कि उन्हीं के ब्रांड्स के कपड़े अपने बच्चे को पहनाने में 15 साल तक चलते रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा लाइफ टाइम वैल्यू है कस्टमर के लिए। तो अभी सिंस भी 0 से 5 साल तक के बच्चे को फिटर करते हैं, तो हमारा ये रहता है कि कम से कम 5 साल का जो एज है ना, जो गैप है, उसमें सिर्फ कस्टमर्स किडबी के प्रोडक्ट को ही ट्राई करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं एज फाउंडर अपने कस्टमर्स को कॉल करता हूँ कि हाँ जी मैं फाउंडर बोल रहा हूँ किडबी कंपनी का, और आपको हमने जो आपने किडबी का प्रोडक्ट खरीदा आपको कैसा लगा। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार किसी कंपनी का फाउंडर हमें कॉल कर रहा है, ठीक है, और हमसे पर्सनल फीडबैक ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करते हैं कि हम समझ लो कि अपनी फैमिली है। मैं अपनी टीम में भी कहता रहता हूँ कि वी आर योर फैमिली, राइट। तो हम यही कॉन्सेप्ट अपने कस्टमर्स के साथ भी डेवलप कर रहे हैं कि हम एक फैमिली की तरह है, ठीक है। आप जैसे अपने फैमिली में लोगों को ट्रस्ट करते हो वैसे इस ब्रांड को ट्रस्ट करो, ठीक है। और हम इसको एथॉरिटी देते हैं कि हम मैक्स टू मैक्स जितनी अच्छी क्वालिटी हो सकती है ना, जो बाकी ब्रांड जो अच्छे से अच्छे टॉप के ब्रांड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किट भी प्रोवाइड करेगा आपके लिए, इवन इन एन हम्म। अफोर्डेबल प्राइस रेंज। क्योंकि इंडियन मार्केट एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर में आता है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट बहुत कम है इंडिया में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छी से अच्छा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट
हमें अफोर्डेबल प्राइस रेंज में दे रहे हैं, तो उससे कस्टमर बहुत कनेक्ट होता है कि हाँ, बहुत एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। दूसरी चीज ये है कि यार जब आप एक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड हो, ठीक है, जब कस्टमर्स आपकी सिर्फ वीडियोज को, आपके कैंपेन्स को या आपके प्रोडक्ट को देख के आपको परचेस करने कस्टमर्स को, ठीक है, उसमें एक लॉयल्टी का फैक्टर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो उसमें आप क्या करते हो कि अवेयरनेस क्रिएट करते हो कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो अलग चीजें आप बेच रहे हो, जैसे बैम्बू हम बेच रहे हैं, तो बैम्बू के साथ क्या क्या फीचर्स उनको मिलते हैं, क्या क्या क्वालिटीज मिलती है जो बाकी ब्रांड के साथ नहीं मिल रही है। जो आप कॉटन के कपड़े पहनाओगे तो उससे रैशेस हो जाते हैं आपके बच्चों को, बट बैम्बू के कपड़े पहनाओगे तो स्किन फ्रेंडली है और सेम प्राइस रेंज पे आ रहा है, तो क्यों ना आप अपने बच्चों के लिए स्किन फ्रेंडली कपड़े लें, rather than getting some लाइक केमिकल बेस्ड क्लोथ्स जिससे आपके बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें So, होती है कि कस्टमर को वो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको वो करना होता है, फॉलो करना होता है कि जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट कर सको, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। बाकी एक बार जब अट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद आप उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करो। देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाए, जैसे ब्रांड बड़ा होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि फाउंडर के लिए कस्टमर को कॉल करे, बट मैं ये एश्योरिटी दूंगा कि मतलब मैं हमेशा ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कस्टमर को कॉल करता हूँ, उनसे पर्सनली इंगेज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगती है ये। राइट, तो मैंने ये रखा हुआ है कि हर फ्राइडे हम कस्टमर से बात करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा हर अर्ली स्टेज फाउंडर्स को कि उन्हें भी अपने कस्टमर्स के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। हफ्ते में एक दिन रख लो, ठीक है, 1 घंटा रख लो, अगर आप 10 कस्टमर से बात करते हैं तो आप समझोगे कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको, काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। और ये मैंने सीखा है विजय शेखर शर्मा से, पेटीएम के फाउंडर से। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैंने उनसे सीखा है कि उनकी स्टोरी मैंने सुनी है कि वो साइड में रोड साइड चाय की टपरी पे बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ फीडबैक लेते हैं कि अच्छा ये पेटीएम का आपको कैसा लगता है, ठीक है, पेटीएम की चीजें कैसी लगती है। तो वहां से उनको हाईलाइटेड आया, वहां से उनको इनपुट मिला कि कई लोग पेटीएम कर देते हैं बट आता नहीं हमारे पास, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट दिखा के चले जाते हैं। तो वहां से उनको पेटीएम का जो बॉक्स है, वॉइस बॉक्स वाला, वो वाला आइडिया आया। तो जब आप एज ए फाउंडर अगर आप किसी कस्टमर के साथ इंगेज करते हो ना, तो वहां से आपको बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं जो आपके ब्रांड के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो मैं अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सबको यही यही सजेस्ट करूंगा कि अपने कस्टमर से जितना हो सके ना उतना इंगेज रहो, ठीक है, कनेक्टेड रहो, ताकि वही, क्योंकि वही है कस्टमर आर द किंग फॉर एनी ब्रांड, फॉर एनी कंपनी, ठीक है। वही है जिसके true. बेसिस पे आपका ब्रांड चल रहा है। तो उनपे आपको मतलब काफी उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो यही है। ओके, ऑसम। तो किडबिया D2C ब्रांड है। जी। तो आप ये बताओ कि जैसे आपने फीडबैक की बात की, तो आपको अभी तक कौन कौन से वैल्यूएबल फीडबैक कस्टमर की तरफ से मिले हैं? देखिए हमें पहले स्टार्टिंग में हमें डिजाइन को लेकर फीडबैक मिली थी, क्योंकि हमारा जब हमने किड स्टार्ट करा था तो हमारा ये मोटिव था कि हम एक यूरोपियन डिजाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करेंगे। बट सिंस इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स का फीडबैक आया कि हमें तो थोड़े कलरफुल, थोड़े क्यूट प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए प्रिंट्स अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा क्यूट प्रिंट्स होने चाहिए, फैशनेबल डिजाइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फीडबैक्स मिले एज अ पेरेंट जो बच्चों को पहनाना पसंद करते हैं। दूसरा हमें फीडबैक मिला कि एथनिक वेयर लॉन्च कीजिए आप, जैसे कि दिवाली हो गया, राखी हो गया, ठीक है, या और कोई फेस्टिवल्स हो गए, तो उनके लिए एथनिक वेयर लॉन्च कीजिए, ट्रेडिशनल वेयर लॉन्च कीजिए। तो वो उन सारी चीजों पे किड भी काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हम अपना एथनिक वेयर भी लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वेयर भी लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजों को लेके मतलब पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, ठीक है। कई बार प्राइस रेंज को लेके फीडबैक आता है कि कुछ इस प्राइस रेंज पे होना चाहिए। अभी एक फीडबैक आया था कि आप सॉफ्ट टॉयज बच्चों के लिए इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो रिसेंटली हमने किडबी ने अपसाइकल्ड सॉफ्ट टॉयज लॉन्च करा जो कि कम्प्लीटली स्किन फ्रेंडली है। तो हमारा किडबी का एक बहुत बेसिक मोटिव है कि हमें सारे प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखते हैं कि जो सारे स्किन फ्रेंडली हो, ठीक है, बच्चों की स्किन के लिए कहीं से भी कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा हमेशा से ये मोटिव रहा है कि सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी के उस पे बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक। सो जैसे कि आपने बोला कि किडबिया सस्टेनेबल क्लॉथिंग बनाता है किड्स के लिए, तो उसके पीछे, उसके मेकिंग के पीछे क्या है और पेटेंटिंग क्या है सस्टेनेबल फैब्रिक का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, हमारा जो प्रोसेस है पूरा, राइट टू फार्म से सोर्स करते हैं, ठीक है। सोर्स करने के बाद फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है, पहले मिल्स में जाता है। वहाँ मिल्स में वो थ्रेड्स रेडी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक थ्रेड रेडी होते हैं। उसके बाद फिर वो मिल के बाद फिर वहाँ पे पूरा फैब्रिक रेडी होता है, ठीक है। मिल से फैब्रिक फिर हमारा हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे आता है। फिर वहाँ पे आने के बाद फिर हमारी पूरी क्वालिटी टेस्टिंग होती है फैब्रिक की। कि उसके बाद फिर हम लैब टेस्टिंग कराते हैं उन फैब्रिक्स की, ठीक है, पूरे रिपोर्ट्स हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो इन हाउस फैशन डिजाइनर्स हैं वो डिजाइन रेडी करते हैं।
उन डिजाइन के बिहाफ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो प्रोडक्ट्स रेडी करती है, ठीक है। प्रोडक्ट के रेडी होने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में कई बार हम उसको क्वालिटी टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। सारी बिल्कुल आप एक कह सकते हो जो हम क्यूसी टीम बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी चेकिंग टीम बोलते हैं। तो वो पूरे एक कितना किस और कितने सेंटीमीटर में कितनी थ्रेड वो होनी चाहिए, स्टिचिंग होनी चाहिए, स्टिच काउंट कितना होना चाहिए। तो ये बेसिक बहुत मिनिमल चीजें हैं जो हम उनको, जो हमारी टीम है क्वालिटी टेस्टिंग की टीम है, वो बहुत बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट चीजों को ना वो टेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, हमारे वेयर हाउस में आ गया। तो ये पूरा उसका जो पीछे का प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरिंग का, वो काफी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हमने पार्टनर रखा था, बाहर रखा था, ठीक है, आउटसोर्स करते थे। थोड़े टाइम के बाद हमें समझ में आया कि हमें ये सारी चीजें इन हाउस रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको कस्टमर को ना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको दे रहा है, ठीक है, तो आपको जो भी अपने जो मेजर चीज है, आपका प्रोडक्ट है मेजर चीज, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपको प्रोडक्ट में काफी आपको क्वालिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्किन फ्रेंडली बोलते हो, ठीक है, अगर आप सस्टेनेबल फैब्रिक बोलते हो, तो उसमें क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों पे हम काम करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट उनके निकलता है, हमारे वेयर हाउस तक आता है, ठीक है, तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी का बने। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। और एक बात और है That's कि रही बात पेटेंट की, तो हमने जब वो किडबी स्टार्ट करा था तो हमने एक पेटेंट फाइल किया था स्पिल प्रूफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का। तो हम एक कपड़ा लॉन्च किया था बच्चों के सेगमेंट में, कि लाइक सपोज एक रोम्पर है, ठीक है, उस पर हमने स्पिल प्रूफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की थी। उसमें होता क्या है कि अगर बच्चा कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो ये कपड़े पे गिरा तो वो रोल ओवर हो जाएगा, वो स्टेन नहीं लगेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टेन रेपेलेंट कहते हैं। तो उस पर किडबी ने पेटेंट फाइल किया हुआ है और अभी पेंडिंग में है, होपफुली हमें ये ग्रांट हो जाएगा। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, किट भी काम कर रहा है, और अभी आने वाले टाइम में किट भी कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो स्टेन रेपेलेंट होगी। जैसे बच्चों की बिट्स होती है, जिसको पहना के बच्चे पेरेंट्स उनको फीड कर दें, ठीक है, फूड फीड करते हैं, मिल्क फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो बच्चे गिराते रहते हैं क्योंकि बच्चे हैं यार, वो मैसी होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि यार अब तुम खाना मत गिराओ, ठीक है, कपड़े मत गंदे करो। बट हाँ, आप उनकी हाइजीन को कंट्रोल में कर सकते हो, तो वो हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हो। ये हमारा एक बहुत ही एक विजन है कि हम अपने जो भी बच्चे हैं, हमारे जो किड के कस्टमर्स हैं, हम उनको चाहते हैं कि हाइजीनिक एक्सपीरियंस उनको मिले, ठीक है, हेल्दी रहे, जर्म्स फ्री रहे। क्योंकि कपड़े आप 24 घंटे पहन के रखते हो, ठीक है, कपड़ों से बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे जर्म फ्री होने चाहिए। तो वो सारे हमारे एम है कि उसको उस पर हम काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा, आप ये बताओ कि आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट कैसे करते हो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में? तो हम हर परचेज पे हम अपने कस्टमर्स को एक बुकलेट भेजते हैं जिसमें हम बताते हैं कि उनके एक परचेज से कितना इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, कितना उन्होंने एक उनके सस्टेनेबल एक ऑर्गेनिक जो उन्होंने कपड़ा खरीदा है उससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, कितनी आपने पानी कितने पानी कंज्यूम करा है, ठीक है, कितना आपने पानी बचाया है, कितना आपने किसी प्लांट को कटने से बचाया है, ठीक है, क्योंकि बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जो कटता है फिर उसके बाद रिग्रो होता रहता है, तो सस्टेनेबल प्लांट है, ठीक है। तो बैम्बू फाइबर का यूज करके, बैम्बू फैब्रिक का यूज करके आपने इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। आपने जैसे कि मामा कहता है कि आप एक वो मशरूम का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप एक ट्री प्लांट करो, तो वैसे हम कहते हैं कि आप किडनी का अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप इतना अपने इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने में, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो वो चीजें हम अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम हम एक्नॉलेज करते रहते हैं, और हर परचेज के थ्रू हम एक बुकलेट भेजते हैं जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि अगर उनके थ्रू एक उन्होंने अपना प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, 1,000 रुपए का उन्होंने कपड़ा खरीदा, तो उसके थ्रू उन्होंने इन्वायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने परचेसेस के थ्रू बेसिकली बताते हैं। बाकी मार्केटिंग और जो भी हमारा कस्टमर कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू हम बीच बीच में उनको एक्नॉलेज करते रहते हैं। So, thank you so much, guys, for watching this episode. This is the first part of this podcast with Swapnil. I learned a lot from him. So, let me know in the comment section below what you have learned from this podcast. Also, I'm planning something for you guys. So, stay tuned and subscribe to this channel for more amazing content like this. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Also, let me know whom you want to see as a next guest on the podcast.